के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे एसआईआर बदल सकता है जीत का समीकरण की। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार व शुद्धिकरण कराने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण ने ही प्रदेश की पलायन हकीकत को बयां कर दिया है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है, जिसके हिसाब से एसआईआर के बाद उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे हैं। देहरादून जिले में 1,86,008 मतदाताओं के नाम कटे हैं। हरिद्वार जिले में 13,203 मतदाताओं के नाम कटे हैं, जो मुख्य वजह पलायन की बढ़ती आबादी का आईना भी है। सबसे ज्यादा वोट देहरादून में 1,86,000, ऊधम सिंह नगर में 1,77,000 और हरिद्वार में 1,30,000 कम हुए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों मैदानी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा बाहरी आबादी बसने की बात लंबे समय से कही जा रही है। जांच के दौरान सत्यापन में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए हैं जो या तो 2 राज्यों की वोटर लिस्ट से अटैच है या फिर निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अगर विधानसभा आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीरें और साफ हो जाती हैं। देहरादून जिले में धर्मपुर विधानसभा से करीब 29,000, देहरादून जिले के ऋषिकेश से 27,000 वोट कम हुए। ऊधम सिंह नगर में काशीपुर से 28,700, बाजपुर से 28,500 वोट कम है। हरिद्वार जिले में हरिद्वार विधानसभा से 19,700, रानीपुर से करीब 19,000 वोट कम हुए हैं। यानी जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आबादी का दबाव बढ़ा, वहीं सबसे ज्यादा नाम भी सूची से बाहर नजर आए। दूसरी तस्वीर पहाड़ की है, ये भी चिंता बढ़ाने वाली है। अल्मोड़ा में करीब 55,000, पौड़ी गढ़वाल में 51,000 वोट कम हुए हैं। यहाँ आंकड़े साफ बताते हैं कि पलायन की रफ्तार अभी भी थमी नहीं है। कहीं न कहीं ये घटते वोट ने चिंता बढ़ाने का काम तो किया ही है। यही कारण है कि इस विषय ने राजनीतिक गलियारों में भी तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते कांग्रेस इसको सरकार की नाकामी बता रही है। भाजपा पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का हवाला दे रही है। चर्चा आज इसी पर करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन रिपोर्ट आपको पहले दिखाएंगे। उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर अभियान अंतिम चरण में है। दरअसल राज्य में 8 जून से एसआईआर अभियान शुरू हुआ था, जो 7 जुलाई को पूरा हुआ। खास बात यह है कि प्रदेश में 88.99% गणना फॉर्म को डिजिटलाइज किया जा चुका है। जहां एक ओर इन सभी डेटा को दुरुस्त कर फाइनल आंकड़ा तैयार किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर पोलिंग बूथ की मैपिंग फिर से की जाएगी, ताकि मतदाताओं के आधार पर पोलिंग बूथों का निर्धारण किया जा सके। इसके साथ ही 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ड्राफ्ट सूची में 8,26,000 वोटर कम हुए हैं, जबकि 19 लाख ज्यादा मतदाताओं के विवरण में आप भी त्रुटियां दर्ज यानी दावों, आपत्तियों और अंतिम सत्यापन के बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। स्पष्ट है कि फाइनल वोटर लिस्ट आने पर कई विधानसभा क्षेत्र में वोटर की संख्या और बदलेगा 2027 के चुनाव का राजनीतिक समीकरण भी। हालांकि राजनीतिक दल अपने दावे जरूर पेश करते दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अंदर ही अंदर राजनीतिक दलों की टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में 11,733 मतदेय स्थल पूर्व में हमारे राज्य में उपलब्ध थे। वर्तमान एसआईआर अभियान के दौरान ये संख्या में वृद्धि हुआ है और 810 मतदेय स्थल का वृद्धि के पश्चात अभी वर्तमान ड्राफ्ट सूची में 12,543 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 52% पुरुष मतदाता ड्राफ्ट सूची में है और 47% महिला मतदाता ड्राफ्ट सूची में वर्तमान में पाए गए हैं। जो आंकड़ा है उसके अनुसार 37,23,000 मतदाता पुरुष, 34,09,000 मतदाता महिला और 217 मतदाता थर्ड जेंडर कैटेगरी में चिन्हित किया गया। सबसे पहले तो ये था कि जो एसआईआर का कदम था ये एक सही कदम था, लेकिन उस पर उत्तराखंड क्रांति दल का ये विरोध था कि उसकी जो कार्रवाई हो वो एक अच्छे लोगों के हाथ में हो, जानकार लोगों के हाथ में हो और जो सभी चीज से, चाहे वो कंप्यूटर में डाटा एंट्री से हो या डाटा कलेक्ट करने से हो, सब लोगों को अच्छे से जानकारी लेकर के करना चाहिए था। ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी जब भी वोटर कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर जो भी सरकार के द्वारा ये काम किया गया, इसमें हर जगह हर बार खामियां पाई गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार इसमें संवेदनशील
नहीं है और सरकार हर चीज जो है हल्के में लेकर काम करती है। अब वर्तमान में जिस प्रकार से एसआईआर में खामियां पाई गई हैं और जो उसमें उन्होंने 8 सवाल अभी भी रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के आपस का गठबंधन है। यही गठबंधन वेस्ट बंगाल में रंग लाया, यही गठबंधन हरियाणा में रंग लाया, आपने देखा। और माननीय राहुल गांधी जी ने किस तरीके से एक नहीं दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को उठाने का कार्य किया कि ब्राजीलियन मॉडल तक आपके सामने लेके आए। बेंगलोर में आपने देखा कि एक घर में 2-2 हजार लोग रह रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम और आप वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान भाजपा के खिलाफ, युवा भाजपा के खिलाफ, महिलाएं भाजपा के खिलाफ, ये जो छात्र है जो 12th पास करके निकला है वो भाजपा के खिलाफ, देश का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ये वोट दे कौन रहा है उनको? देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पहली बात तो ये कि जो अभी तक एसआईआर हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा, आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी, आज क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज़्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-2, 3-3 जगह वोट होते हैं। उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है, जिसके हिसाब से एसआईआर के बाद उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे हैं। करीब 8 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने हैं, जबकि प्री एसआईआर के दौरान भी लगभग 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जो शायद बड़ी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कांटे का सौदा हो सकता है, जिसकी वजह से सभी दलों में अपनी सीट निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि सभी दलों में चुनाव आने से पहले बड़ी हलचल मची हुई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। गुरविंदर सिंह चंदोक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा, पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मौजूद मेहमानों का बहुत स्वागत। हमारे साथ में गुरविंदर सिंह चंदोक जी जुड़ चुके हैं। गुरविंदर जी, बड़े आरोप लग रहे हैं। पलायन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो राज्य गठन के साथ ही जुड़ी हुई पलायन प्रदेश के साथ नजर आ रही है। कोई संपूर्ण समाधान नहीं। रिवर्स पलायन को लेकर आपने काम किया, लेकिन पलायन ही खत्म नहीं हुआ था और उसका ताज़ा उदाहरण इस सूची में हम देख पा रहे हैं। ये विपक्ष कह रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो भाई पूर्व में की गई गलतियों का नतीजा और उसकी तस्वीर, उसका आईना है। क्या कहेंगे गुरविंदर जी? सबको प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है मेरे वीडियो। धन्यवाद अरुण जी, नमस्कार अरुण जी। अच्छा, ये पहले तो हम लोग ये तय करें कि ये जो एसआईआर हो रहा है इसको हम किसी पार्टी बेस पर या इस विषय पर ना देखते हुए, ये भारत निर्वाचन आयोग जो एसआईआर एक संवैधानिक इनकी ये संस्था और इनकी ड्यूटी है। अनुच्छेद 324 कहता है कि निष्पक्ष चुनाव कराना ईसीआई का काम है और साफ वोटर लिस्ट के बिना निष्पक्ष जो है चुनाव संभव ही नहीं है। ईसीआई सरकार के अधीन नहीं है। ईसीआई ना सुप्रीम कोर्ट, ना संसद, ना सरकार। ईसीआई को जो वोटर है वो लिस्ट बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। राष्ट्रपति, पीएम, सीएम और ईसीआई को कोई भी ये लोग आदेश नहीं दे सकते। तो आप एक बात ये समझिए कि ईसीआई एक निष्पक्ष रूप से वोटर लिस्टों को साफ सुथरा करने का कार्य करती है और ये कोई आज नया नहीं हो रहा है।
1952 से 1956, 1957 में हुआ, 1961 में SIR हुआ, 1965, 66, 83, 87, 1992, 93, 95, 2004-5 तक हुआ। उत्तराखंड में भी 2003 में हुआ। अब मेरा भाव ये कहने का, अभी इस अप्रैल 2026 से उत्तराखंड ही नहीं, हम इसका आकलन कर रहे हैं, अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक 22 प्रदेशों में ऐसा ही हो रहा है, और जो कि लगभग 2000 के आसपास विधानसभाएं हैं और लगभग 37-38 करोड़ मतदाता हैं। तो ये जो विषय है, ये एक बहुत ही वोटर लिस्ट बिल्कुल क्लियर हो। जैसे उत्तराखंड की अभी बात आई, उत्तराखंड में 14 जुलाई को जो ड्राफ्ट की वो आई है लिस्ट, तो उसमें लगभग 8,26,977 वोट कट गए। नई जो वोटर संख्या है अब 79,60,762 से अब 71 जो लाख और 33,785 रह गई। अब अभी भी इसमें एक चीज और है, 19 लाख जो वोटर हैं उनके रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी है। यानी कि उसमें ऐसे समझो कि जैसे दादा पोता की 40 साल की उम्र में फर्क होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में जैसे 10 महीने का फर्क होना चाहिए, एक माता पिता अपने 2 बच्चों का नाम लिखाते हैं, ये चीजें उसमें हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं वोट काटने के लिए क्या इसमें क्यों कटा, तो मैं अभी आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में भी लगभग 7.5 जो है करोड़ मतदाता और उसमें 90 लाख वोटर वहां भी कटे। और बिहार में भी अभी आप देखिए तो वहां भी जो है लगभग 65 लाख वोटर वहां बिहार में भी कट गए। अब सवाल ये होता है, ये वोटर कैसे कटता है, इस पे हमारा मेन विषय रहना चाहिए कि जो वोटर है वो कौन ऐसा वोटर है जो कहीं शिफ्ट हो गया, जो कोई मृत हो गया। जैसे मैं अभी आपको पश्चिम बंगाल का बताता हूं, वहां लगभग 24 लाख मृत थे जो उसमें जुड़े हुए थे। अब जब 90 लाख में 24 लाख तो 25 लाख लगभग मृत जो वोटरों की लिस्ट बड़ी थी। और जब वोटिंग 90 में से 24 नहीं है। आशीष जी मैं आती हूँ इसके बाद, आशीष जी मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। नहीं वो मैं डाटा दुरुस्त करो, 90 लाख नहीं है, वहाँ 14 मतदाता है। ठीक है गुरविंदर जी आप जल्दी से कंप्लीट करिए। आप अपना संतुष्ट करिए। नाम जो कटे 90,66,000 लगभग थे, और उसमें से मेरी बात समझिए कि 25 लाख मृत थे। अब बताइए, अब उसमें एक जगह इलेक्शन होते हैं, अब हम ही लोग कहते हैं साहब इसका वोटर जो वोटें कम क्यों पड़ी, इसका कुल 60% ही वोट पड़ी, कुछ 70। अरे भाई जब आदमी वोटर लिस्ट साफ नहीं होगी, मृत भी उसमें लगे हुए हैं, उसके बाद डुप्लीकेट थे कितने, पश्चिम बंगाल में 27 लाख। अब बताइए डुप्लीकेट हम किसे मानते हैं, जिनका पता नहीं। अब आप पता नहीं है कहीं आता उसका जहां पर वो गए वो मिले नहीं, शिफ्ट हो गए, उनका पता बदल गया, तो उन्होंने अपना पता अलग कराना है या कहीं और रह रहा है। तो मेरा इसमें ये कहने का है, अब हमारे जो कटते हैं उसमें भी लगभग 1.25 लाख जो वोटर है वो मृत है उत्तराखंड। और यहाँ पर जो स्थायी शिफ्टिंग हो गई लगभग, वो लगभग 5 लाख के आसपास जो है शिफ्टिंग भी हो गई। और बाकी जो डुप्लीकेट थे, 2 जगह वोटर थे, वो एक जगह अपने चले गए। अब इसमें अभी आपने कहा देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार सबसे ज्यादा यहाँ कटे। तो देखिए, आप प्रक्रिया को अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज बीजेपी के 11,138 BLA इस उत्तराखंड में हैं। ऐसे ही कांग्रेस के भी 10,175 BLA मैदान में हैं। तो 14 जुलाई से 13 अगस्त तक फिर 6 और 7 और 8 भरकर नाम जुड़वाने का मौका है। और ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोर्ट कचहरी कहीं भी आप जाने के लिए स्वतंत्र है।
ठीक है, कोई ठीक है, आपको रोकता नहीं है। ठीक है गुरविंदर जी, आपकी और बात आ मैं चुकी है। कह देता हूं, ठीक है गुरविंदर जी, आपकी बात आ चुकी है और मेहमानों का अब हम रुख कर लेंगे। हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? प्लीज मैं विनती करती हूँ सभी लोग एक एक करके ही बोलिएगा, एक दूसरे की बात के दौरान मत बोलिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बिल्कुल अच्छी बात। ठीक है नहीं, सर। मैंने हाँ मैंने आशीष केवल जी, इतना संशोधन कहा था कि उन्होंने हाँ ठीक है, मैं बंगाल समझ के गई आशीष जी, आप मतदाताओं कुछ के फैक्ट 90 करेक्ट लाख कर बोल रहे दिया थे। था। हाँ बोलिए। दूसरा एक चीज और है, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि अभी जैसे गुरविंदर जी ने कहा कि ये बात दलों की सीमा से बाहर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रत्येक मतदाता को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। देश का प्रत्येक एक भी मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जो एसआईआर प्रक्रिया में छूट जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया जब शुरू हुई और लोगों ने 2 वोट को काटने का काम किया और अब इन्होंने कहा कि नहीं, जो वोट शिफ्ट किए जा रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ से अपने आवास शिफ्ट कर लिए हैं या परमानेंट कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां पर उनकी वोट बन जानी चाहिए। यही बात तो हम इनको लगातार कह रहे थे पिछले 10-12 साल से, जिस प्रकार से डबल वोट का इस्तेमाल हो रहा था। आपको ध्यान हो, पिछले चुनाव में दिल्ली से बहुत सारी बसें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई उनको लाने के लिए और वोट डलवाई गई। 2 करोड़ से अधिक मतदाता भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में बनवाकर जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर ट्रांसफर किया। उसमें चुनाव आयोग ने उनकी पूरी मदद की। हमने कुछ विधानसभाओं के सैंपल निकालकर उस मामले की जानकारी लेने की शुरू की। सबसे पहले हमने उस विधानसभा को निकाला जहां पर राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, जहां पर विधायक भी कांग्रेस का बना है। वहां पर हमने वो गड़बड़ियां ढूंढकर इनके सामने रखने का काम किया और चुनाव आयोग ने उसको नकारने का काम किया। यही कारण था कि हमारे चुनाव आयोग पर सवाल और चुनाव आयोग की निष्पक्ष सवाल थे और जो आज भी उसी स्तर पर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल का चर्चा इन्होंने की, इसलिए मैं, हालांकि बात उत्तराखंड की हो रही है तो पश्चिम की बात होनी चाहिए, लेकिन जो आशंका वहां है वो यहाँ पर भी। 27 लाख मतदाता मतदान से पूर्व जिनके नाम हटा दिए गए और उनके नाम कंसिडरेशन में नहीं लिए गए, लटका दिए गए और उनके नाम डाले बगैर चुनाव करा लिया गया। तो आप अंदाज लगाइए कि पूरे चुनाव को पूरी तरीके से मैनेज किया गया कि आप मतदाताओं को ना जान सके। बीएलओ का काम होता है केवल चुनाव के संबंधित जानकारी और उनके फॉर्म को भरकर चुनाव आयोग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना। बीएलओ ने अगर ये काम करना शुरू कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष करने लगे और अन्य दलों का विरोध करने लगे, तो ये बड़े गंभीर मामले हैं और रहे भी हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में जब चुनाव हो रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, तो वो जो सूची प्रकाशित की गई है उसमें सभी लोगों ने अपने वोट देख लिए हैं। हम ये बार बार चुनाव आयोग से जरूर कह रहे हैं और आज भी कहेंगे कि ये जो वोटर लिस्ट है ये डिजिटल फॉर्मेट में सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए ताकि इसके बारे में आराम से इसका परीक्षण किया जा सके। हरियाणा के चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगाकर 24 वोट बना दी गई अलग अलग विधानसभाओं में। और कमाल की बात तो ये थी कि वो वोट डली भी है। एक और मामले पर ये बार बार कोर्ट जाने की धमकी देते हैं जब हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। हरियाणा के सीसीटीवी फुटेज मांगा तो इन्होंने नियम लागू कर दिया कि 45 दिन बाद देंगे। बिहार में जब 45 दिन से पहले अप्लाई कर दिया तो अभी तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई। पश्चिम बंगाल में हमने यही सीसीटीवी फुटेज मांगी, आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ये सब चीजें इसलिए है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर है। यहाँ प्रथम दृष्टया ये आज जो वोट प्रकाशित करेंगे, जो वोटर लिस्ट बनाएंगे, बिल्कुल ठीक बनाएंगे गरिमानी, लेकिन जिस वक्त चुनाव होगा अचानक से हर विधानसभा में 5 से 7-10 हजार वोट या दूसरे राज्यों से ट्रांसफर करें और वो ट्रांसफर होगी, वोट डलेंगी और वापस अपने राज्य में चली जाएंगी। ये जो खेल है ये अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होने के बाद खेला जा रहा है और ये लगभग लगातार कई राज्यों में खेला गया, ये पकड़ में आ चुका है। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। चलिए लौटते जल्दी से अन्य मेहमानों के पास। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, बहुत स्वागत आपका। शांति प्रसाद जी, पलायन का सच है या फिर एसआईआर में गड़बड़ी की जो बात अभी गुरविंदर सिंह ने कही कि भाई पहले से ये गड़बड़ियां थी सूची में, क्या सच माना जाए? क्योंकि एसआईआर को लेकर तो विवाद पहले दिन से है। देखिए गरिमा जी, इस एसआईआर में उत्तराखंड में 5.5 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो 5.5 लाख वोट कौन से कटे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि जो पर्वतीय मूल के लोग हैं, जो बंबई दिल्ली में नौकरी करते थे, उनके वोट वहां बने हुए थे और उत्तराखंड के गांव में उनके वोट कटे हुए हैं। ऐसे लोगों का 2003 में जहां वोट था उनके वोट वहीं मान लिए गए, यहां से उनके वोट काट दिए गए। यमकेश्वर विधानसभा से लेकर पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 7,000 से लेकर 12 से 14,000 वोट प्रत्येक विधानसभा से कटे हैं।
कहने का मतलब है जो मूल हैं वो नौकरी के कारण अन्य प्रांतों में गए, उनके वोट उत्तराखंड से काट दिए गए। और जिन्होंने बिहार में वोट किया है, इस सरकार ने उनको बहुत उत्तराखंड के अंदर उनके वोट जो है यहाँ दोबारा रजिस्टर्ड करा दिए गए, क्योंकि मानक 2003 के रखे गए। ये कोई चेक नहीं कर रहा है कि उन्होंने अन्य प्रांत में यदि वोट किया है तो उनका यहाँ से वोट कटना चाहिए। और ये मैं प्रमाण के साथ इस बात से कह रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वोटों का घटना और मैदानी क्षेत्र में वोटों का बढ़ना ये बताता है कि बहुत सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड में बाहर के लोगों के वोट बढ़ाए गए हैं भाजपा के द्वारा, और इसके गंभीर परिणाम चुनाव को प्रभावित करते हुए दिखेंगे 2027 में। हमारी ये घोर आपत्ति है। जो मूल निवासी है उसका वोट नहीं कटना चाहिए। वो कर्मचारी जो सर्विस सेवा काल में 2003 में जहां था वहां का वोट उसका जो है वहीं न मानकर उसके गांव में वोट माना जाना चाहिए। मगर कई परिवारों के लोगों के गोल खाते होने की वजह से उनका परिवार रजिस्टर में नकल में नाम नहीं है, इसलिए उनका ना तो 2003 में नाम है, ना उनका गांव में वोट है और ना उनका शहर में वोट है, क्योंकि वो नौकरी के कारण इधर उधर रहे, उन्होंने कभी अपना वोट नहीं बनाया। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि आज वोट से वंचित होने की दिशा में हैं। यदि 2006 तारीख के बाद से जैसे सरकार कह रही है कि नए फॉर्म में उनके जमीन का, उनके जो है अन्य डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर उनका वोट चढ़ाया जाएगा, यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कई वोटर जो वंचित हो रहे हैं उनको पुनः वोट डालने का अधिकार मिलेगा। वरना यह समझा जा सकता है कि एसआईआर की आड़ में उत्तराखंड के मूल निवासियों के वोट बहुतायत कट गए हैं और बाहर वालों के वोट यहाँ बढ़ गए हैं। यही कारण है कि इस चुनाव में बहुत से सवाल खड़े होंगे और सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी से देते हुए नहीं बनेगा। अभी देखते रहिएगा, धीरे धीरे सुगबुगाहट पहाड़ों में शुरू हो चुकी है और लोग आवाज उठाने लगे हैं कि हमारा जबरन वोट काटा गया है। एसआईआर में मूल का वोट रहना चाहिए। यदि मूल को वोट से वंचित किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या समझा जा सकता है। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मजा आएगा, जल्द लौट देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दंगल में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको इंदिरा भवन लेकर चलते हैं, जहां पर कल हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। Question is, why is this happening? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They are protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. They're not doing a crime. They're simply asking that, listen, as students of this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute, they're told that the paper has. So there is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. So the thing that is very clear to everybody
is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is a rigged system. I don't say that lightly. Thousands of students who are running around outside on this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math, so one a month. One a month, approximately. Every month, lakhs of students are told, all the stress that you went through, you're going to have to go through again. And after that, they told, we really don't. We don't care if there's a re-exam. We don't care how much to wait. We don't give a damn. $7.5 crore students and that is affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard-earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions. In the last 10 years, 152 taken place and zero convictions. Zero. So somebody is, or a group of people are destroying our education system, India's most valuable asset, destroying the lives of our students, and what does the government? Zero convictions. So this is the first reason, an absolutely legitimate reason, why youngsters are protesting. Thing doesn't stop here. It goes further. It's not just that the system is rigged. It's that the system is unaffordable. And this is a statistic that every youngster knows. But somehow, India doesn't. One exam costs the families who take this exam the same amount as our entire education budget. So please think, the government of India, after collecting the taxes, spends money on the future of our children. That money goes into something called the education budget. It is 1.4 lakh crores. At the same time, every year, 1.32 lakh crore, similar amount, is by the families who have taken the NEET exam. So please understand the scale of this thing. This is pure theft from these. There's nothing else. And after you steal from them, you tell them that there's a leak, the thing is rigged. So this is the second reason. And legitimate reason why our youngsters are outside. But there's a more fundamental reason. And that reason is this. That even after you have an education, you become a doctor, you become a lawyer, you become, you learn something, you're suddenly told that the doors that should be open to you
what your country and your government owes you, a livelihood, a job, is closed. So, manufacturing is closed. Look around you, you'll see there are only Chinese products. Entrepreneurship is closed. Take a look at who gets the money from the banks. Two or three companies get all the money from the banks. So a young person who wants to be an entrepreneur, corporate job, AI is destroying it. The IT sector, public sector has been privatized. So what is the choice? The only choice they have is a sarkari job. So you give them one door, you close all the doors, then you system and make it unbelievably expensive. And then you expect they won't be outside. Which world are you living in? So we are 100% in agreement with what every single student is feeling, what every single student is doing. And there must be some consequence to what has been done some days ago. It is not their fault. And so they have demands. What are their demands? The first demand, completely legitimate demand, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who is as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duty. 100% legitimate demand. Nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a legitimate demand. Second demand, every person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who is, the people who ordered it and the people who exited it, should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all, should have the decency to apologize to the students for what has happened. तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई। दिल्ली के इंदिरा भवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपनी राय रखते राहुल गांधी नजर आ रहे थे। अब देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बताएंगे। भाजपाइयों ने घेरा कांग्रेस कार्यालय, बड़ी जानकारी आपको बता दें। भाजपाइयों ने घेरा कांग्रेस कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में घेराव की बात सामने आई। महानगर कार्यालय से रवाना हुए थे भाजपाई। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय पर पहले से की बैरिकेडिंग। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय पर पहले से की बैरिकेडिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में घेराव की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा की ओर से थपलियाल साहब भी लगातार बने। पहले थपलियाल साहब का रुख करेंगे, फिर अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे। थपलियाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आवाज मिल रही है आपको? एसआईआर का मुद्दा फिर से तेज होता जा रहा है। वो इसे कांग्रेस की भूल बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये जानबूझकर नाम काटने का काम कर रहे हैं। पलायन को लेकर सवाल उठ रहा है। थपलियाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है मैडम। हाँ जी सर, क्या बोलेंगे आप? मैंने कहा जो शोर एसआईआर का बंगाल में और बिहार में उठा था, हाँ। उतना शोर उत्तराखंड में नहीं सुनाई दे रहा है, ये सच है। और जहां कहीं भी हम किसी भी कोने से बहुत बड़ी आवाज आई नहीं इसके खिलाफ, ये लगभग आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां तक सवाल है कि पहाड़ों में वोट कटने का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने एक मुहिम छेड़ी थी कुछ साल पहले। आपने देखा होगा कि सभी लोग जो बाहर रह रहे हैं वे उत्तराखंड में अपने गांव में जाके अपना वो करें, वोट लिस्ट में अपना नाम डलाएं। अनिल बलूनी ने तो बहुत ही बड़े लेवल में इसको किया था। लेकिन इस एसआईआर में ये स्पष्ट हो गया है कि वोट एक ही जगह होगी, चाहे वो दिल्ली में रखना चाहे, देहरादून में रखना चाहे या पहाड़ में रखना चाहे। मैंने देखा पहले कि चुनाव जब भी हुए थे तो दिल्ली से भर भर के बसें आती थी और गांव में पहुंचकर हमारे चुनाव के समीकरणों को बदल जाते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जो बाहर प्रवासी रह रहे हैं वे आकर नोएडा में रहे, वहां उनको सफाई, वहां का जो जनप्रतिनिधि है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वे आके गांव में आकर राजनीति कर रहे हैं अपने मुताबिक। मैक्सिमम जो वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, क्योंकि दिल्ली में लगभग 95% वोटर जो भी पहाड़ी है वो भाजपा का है। मैंने देहरादून में अपने साथियों को देखा था, यहां वोट देते थे और सुबह सुबह वोट देकर सीधा गाड़ी पकड़ी, साहब कहां जा रहे हो? पोखड़ा अपने गांव में वोट देने। ये स्थिति थी। इस स्थिति का इस एसआईआर के माध्यम से अंत हो, ये मेरे को आशा है कि अंत होना चाहिए। और जो वोट की, मैं ये नहीं कहता कि खाली एसआईआर ही इनका एक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का वोट जीतने का, चुनाव जीतने का या वोट चोरी का। इनके पास कई हथियार है जिसका डिस्कशन इस समय नहीं है। इस समय केवल एसआईआर का है और एसआईआर में जो प्रक्रिया चल रही है उत्तराखंड में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में डाल सकती है। ये मेरा अपना मानना है। और जो राजनीतिक दल है इस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मैनेजमेंट है, जो उनका वर्कर्स उनके घुटने देख के काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं अपने वोटरों को घेरने का, किस तरह से अपने बूथों को मजबूत करने का, वो अन्य दलों में नहीं है। इसलिए किस तरह से वे थोड़ा बहुत बेनिफिट गेन कर पाएंगे, लेकिन पहाड़ों में जो वोट थोक के भाव प्रवासी पहाड़ियों का आता था, उस पे एक फुल स्टॉप लग गया। और इसका पूरा कारण अभी देखना, कई पंचायतें खतरे में आ रखी है।
जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है वो उनको अपनी पंचायत गंवानी पड़ेगी, क्योंकि दो दो जगह वो वोटर थे। ये बड़ा सिंपल बना हुआ था दो दो जगह वोटर का, तो ये बहुत बड़ा खतरा था। और मैं उस समय भी अनिल बलूनी को कह रहा था कि तुम लोकतंत्र को हल्का समझ रहे हो, कि दिल्ली वालों को बोल रहे हो अपने गांव में बोल रहे हो। इससे पलायन या इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक बंजर खेत बंजर है, पहाड़ जिंदा होने वाला नहीं है। तुम थोक के बाद लोगों को ले आओ। तो ये कहने का मतलब मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जो राजनीति एक गैंग के रूप में परिवर्तित हो गई है, इन गैंगों से बाहर निकलकर रियल राजनीति समाज को देखते हुए आगे करना चाहिए। और जो जैसे अभी जो प्रक्रिया लोगों का जो इज्जत थी नेताओं के प्रति वो खत्म हो चुकी है। अब गैंग देखो, अब एक गैंग दूसरे गैंग के हेडक्वार्टर में जा रहा है। क्या देख रहा होगा उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता? व्हाट इज दिस? एक सत्तासीन दल दूसरे पार्टी के हेडक्वार्टर को घेरने जा रहा है। शर्म की बात है, शर्म भी नहीं आती इनको। तो ये चीजें दे आर लूजिंग, वो अपनी इज्जत समाज में घटती जा रही है। कभी हम नेताओं को भगवान की तरह देखते थे, आज नेता गुंडों की तरह हमारे सामने है, राक्षसों की तरह हमारे सामने, माफियों की तर्ज में हमारे सामने है। पति खरबपति बन गए हैं और वो राजा की तरह चल रहे, गुंडों की तरह चल रहे, जो चाहे करें। लेकिन पहाड़ की जनता बिहार की जनता नहीं है। पहाड़ की जनता आपने देखा होगा कि कैसी कैसी समस्याओं को हैंडल करने की, कभी कितनी बड़ी समस्या हमारे पास आ गई थी जब निहंगों की समस्या, और पूरा पंजाब हमारे खिलाफ, हमारे युवाओं के खिलाफ आ गया था। और किस तरह से पहाड़ ने इसको हैंडल किया, किस तरह से इसकी हल निकाला, ये सराहनीय है। आप ये देखिए कि किस तरह से आज हमारी जो समस्याएं हैं पहाड़ की, किस तरह से हमारे जंगल को ये काट रहे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, ये इज्जत खो चुकी है उत्तराखंड में, विश्वास हो चुकी। तो 2027 इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, ये मेरा मानना है। और इसकी तरफ हम काम करते हुए रहेंगे जब तक हमारे अंदर हौसला है। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं हम आपके पास। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, एसआईआर ने पलायन की पोल खोल दी है, ऐसा कहना है विपक्ष का। आप इसको ठीक मान रहे हैं? एसआईआर को लेकर विवाद, ऐसा लगता है दोनों का एक बड़ा गहरा संबंध हो गया है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कितने सारे आरोप लग गए और कितने बड़े बड़े बयान आ गए। एक प्रदेश में तो चुनाव का नतीजा भी आ गया, हम सब ने देख लिया। उसके बाद भी एक टर्म आ गया जिसको लेकर बड़े बवाल हुए। अब उत्तराखंड में फिलहाल वर्तमान में ये जारी है, क्या कहेंगे सर? गरिमा, देखिए, एसआईआर तो होना ही था। जब पूरे देश के साथ हो रहा है तो वो होना ही था। लेकिन ये अच्छी बात है कि जैसे जिनके वोट दो जगह थे, या जो मर गए या जो ट्रांसफर हो गए, उन लोगों के वोट अगर हट गए हैं वोटर लिस्ट से, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। होना भी चाहिए था, वो वोटर लिस्ट हल्की होनी चाहिए। और इन दिनों जो प्रक्रिया चली है उसमें लगभग आपको पता है कि 8,26,000 के करीब वोटर हट गए हैं और लगभग 19 लाख में गड़बड़ियां हैं। तो वो गड़बड़ियां भी अब रेक्टिफिकेशन सामने आएगा जब भविष्य में वो दूसरा फेज चलेगा। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव आयोग ने बीएलए नियुक्त करने का अधिकार दिया था बूथ वाइज। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, तो उन्होंने लगभग, कांग्रेस ने लगभग 10,500 और बीजेपी ने 11,500 के करीब बीएलए अपने नियुक्त किए हैं। तो इनकी भी ड्यूटी उतनी ही बनती है जितनी चुनाव आयोग की बनती है, कि ये जो बूथ है उसके अंदर ये देखें कि कहीं कोई जेन्युइन वोटर जो है, जिसका वोट नहीं है लिस्ट में, वो जेन्युइन है, 18 साल पूरी कर चुका है, तो उसका वोट उसमें शामिल करें। या दूसरी जगह से जो आया है उसके अब वो परमानेंट उस वार्ड में रह रहा है, उस बूथ में रह रहा है, तो उसके वोट को वहां बनवाए और 2003 की जो सूची है उससे मिलान करवा दे। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और ऐसे ही हमारे भी वोट नई जगह, क्योंकि मैं 2003 में कहीं और रहता था, 2011 में मेरा मकान शिफ्ट हो गया, तो नेचुरली कि मैंने वहां वोट डाले हैं अब तक। लेकिन
चूंकि वो मतदाता सूची में मेरा नाम वहां भी था और यहां भी था, तो मुझे लास्ट चुनाव से पहले मुझे लिख के देना पड़ा कि हम लोगों ने यहां जगह छोड़ दी है, अब हम यहां आ गए तो हमारा को मताधिकार का इस्तेमाल करने का यहां दिया जाए। तो वो चीजें हैं। और देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये विशुद्ध चुनावी प्रक्रिया है, इसको मुझे लगता है कि सबको गंभीरता से लेते हुए वास्तव में जो चले गए, कपियाल जी बिल्कुल सही कह रहे कि बसें भर भर के आती थी, गाड़ियां भर भर के आती थी तो वोट डालते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब वो भीड़ नहीं आएगी, उनके वोट या तो वो ये तय करें कि उनको उत्तराखंड में वोट डालने हैं तो यहां रखें, और उनको ये तय करना है कि उसने दिल्ली, बंबई, लुधियाना, चंडीगढ़ कहां वोट डालने तो वहां डाले। तो अब वो निश्चित तौर पर, अच्छा एक बड़ी दिक्कत है, या मैं कहूंगा ये पॉलिटिकल पार्टीज के सामने परेशानी आने वाली है कि बहुत सारी सीटें पहाड़ की ऐसी हैं जिसमें 1000-2000 के बीच में ही फासला हो जाता था जीत हार का। लेकिन अगर वहां इस तरह वोट हट गए और वो एक विशेष पार्टी को मिलते थे तो उनके लिए ये नुकसान है, खतरे की घंटी है। और तो उनको ज्यादा मेहनत उस बूथ में करनी पड़ेगी, उस विधानसभा में करनी पड़ेगी, ये अब आने वाले समय में करना पड़ेगा। जी गरिमा। ठीक है सर, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में। गुरविंदर सिंह चंदूक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने। देखिए, मैंने पहले ही सारी बात समझाई है और बताई है, और बिल्कुल मेरा ये भाव कहने का है कि देखिए, ये 3 चरण चल रहे हैं। पहला चरण 8 जून से 7 जुलाई तक चला, जिसमें सारी मैपिंग की गई, 2003 से मिलाकर मैपिंग, बीएलओ के साथ 2 टीचर्स अलग लगाए गए। 3 लोग 3 बार उस बीएलओ को घर जाना था, और कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है, एक बूथ पर एक बीएलओ है, और प्लस 2 टीचर्स हैं, प्लस एक बीजेपी का बीएलए, एक कांग्रेस का बीएलए। अब वो 5 आदमी मिलकर इस चीज को अपना, कोई भी व्यक्ति कहता है कि कोई एक व्यक्ति भी, चाहे वो बंगाल का हो चाहे बिहार का हो, जो हो चुके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया सामने कि मेरे परिवार का वोट काट दिया गया, कोई नहीं आया। अब आई दूसरी बात, दूसरा चरण 7 जुलाई से 15 जुलाई तक ये दूसरा चरण हुआ, जिसमें मैपिंग से उसकी कच्ची वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जो तैयार हुआ, जिसमें 8 लाख वोटर कटे। अब ये लिस्ट प्रत्येक बीएलओ अपने बूथों पर, एक बूथ पर 800 वोट भी है और 900 वोट भी है, 1000 वोट भी है और 1200 तक है, यानी कि उसकी लिस्ट बन गई। अब उसमें जो है, अगर कोई नाम हट गया, कोई गलती से किसी का नाम कट गया, तो फॉर्म 6 और एनगजर जो फॉर्म है वो 2003 का डाटा उसे नहीं भी मिलता है। आप देखिए, इसमें सुविधाओं की अगर आपको डाटा वाइज पता हो, सबको, सब विद्वान लोग बैठे हैं, उसमें 12-11 हमारी आईडी है, उसमें से एक आईडी देकर वो फिर जुड़ सकता है। और तीसरा चरण इसका 25 जुलाई से फिर 24 अगस्त तक चलने वाला है, जिसके नाम वोटर लिस्ट में अब इसमें नहीं, फिर भी नहीं छप पाए और नहीं हो रहे हैं, तो वो भी उसमें फिर मौका है उसको। और उसके बाद भी 24 अगस्त के बाद ये दोबारा फिर ये 15 सितंबर को फाइनल आने वाली है, फिर 1 महीना है, यानी कि किसी को कोई भी उसके वोट को रुकना या रोकना, किसी जो हमारा चुनाव, चलिए आप देखिए, अब देखिए, जब जैसे अभी तबलियाल जी ने कहा, दिल्ली से बसें आती थी, हाँ, हमारे तराई से भी बहुत से हमारे पर्वतीय बंधु वहां आकर बस गए। जैसे मैं काशीपुर रहता हूं, काशीपुर कम से कम नहीं, हजारों की तादाद में हमारे बंधु, जैसे भी अपना अपना बिजनेस किसी का है वहां, किसी की खेती भी है वहां, तो वो लोग वहां आते थे, तो वहां भी बसें भर के जाती थी ऊपर। लेकिन क्या हमारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, क्या ये इस बात को पूरे देश में जो 22 राज्यों में हो रहा है, क्या ये अपने उत्तराखंड में इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते? क्या दोनों जगह वोट रहने चाहिए? तो इलेक्शन जो कमीशन है ऑफ इंडिया यही तो काम कर रहा है कि कोई कल को पता लगा किसी बूथ पे पोलिंग हुई, आपने कहा साहब काशीपुर, देहरादून में पोलिंग हुई, कुल 70% हुई, लोग डालने नहीं आए वोट,
ठीक है। अरे भाई वो जो 10% 15% फालतू के वोट भरे पड़े उस वोटर लिस्टों में, उसका क्या उपयोग है? हमारा वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, समाज में विषय जाता है कि तो वोटर ही जो है। चलिए आप कुल मिलाकर देखिए सच्चाई क्या है, ये तो देखिए दोनों ही लोगों दोनों की अपने अपनी सच्चाई है दलों की, लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर ये जो वोट गायब हुए इनका जिम्मेदार कौन है और मतदाता सूची साफ है या फिर सियासी वार जो चल रहा है वो ठीक है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पहाड़ काली मैदानों में भी वोट कम और लगातार SIR को लेकर विवाद उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। दंगल में आज उतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले